अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिख चुके हैं। 3 फरवरी को लिखे गए खत में 6 निकात थे। इलेक्शन, मीडिया और अदलिया की आज़ादी और सिविल और फौजी ताल्लुकात की बात की गई। इस खुले खत के बारे में फौजी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आया कि ना कोई खत मिला और ना ही किसी ऐसे खत को पढ़ने में दिलचस्पी है। 8 फरवरी को आर्मी चीफ के नाम दूसरे खुले खत में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ को खत लिखा। इस दूसरे खत में भी इमरान खान ने फिर इलेक्शंस, 26वीं तरमीम, पैका, बुश हबीबी और अपने साथ बीत रही मुश्किलात के बारे में तहरीर किया। इमरान खान को इस खत का भी कोई जवाब ना आया तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम तीसरा खुला खत सामने आया। 2 खतूत में की गई पुरानी बातों के अलावा इस तीसरे खत में इमरान खान ने लिखा कि मनी लॉन्डर्स को इख्तिदार में बिठाया गया, 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर गया। इमरान खान के इस तीसरे खत का चर्चा अभी जारी ही था कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला। ख़त मिला भी तो वो नहीं पढ़ेंगे। अगर उन्हें कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। ख़त की बातें सब चालें हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ के इन जुमलों को देखें तो इनसे बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। जैसे कि ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे का मतलब क्या ये है कि आर्मी चीफ के नज़दीक इमरान खान के खतूत की कोई अहमियत ही नहीं। ख़त की बातें सब चालें से क्या मुराद लिया जा सकता है कि इमरान खान एक तरफ फ़ौज के खिलाफ बयानिए बनाते हैं, मुतनाज़े बयानात और एक्सपोज, और फिर आर्मी चीफ के नाम खुले खतूत भी लिखते हैं। ख़त वज़ीर आज़म को भेजने से मुराद क्या यही है कि सियासी मामलात पर सियासतदानों से ही बात करें? पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है का मतलब वाज़ेह है कि आर्मी चीफ हुकूमत की माशी, दाखिला और दूसरी पॉलिसीज़ की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है का मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से बातचीत बड़ी मुख्तसर थी, मगर इस बराह रास्त बातचीत से बहुत सी बातें फिर से वाज़ेह हो गई हैं। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद क्या इमरान खान को उनके तीनों खतूत में उठाए गए निकात, इल्ज़ामात और मुतालिबात का भरपूर जवाब मिल गया है? अगर जवाब मिल गया है तो क्या इमरान खान इस जवाब को डिकोड कर पाएंगे? क्योंकि अगर इमरान खान इन जुमलों को डिकोड करने में कामयाब हो गए तो न सिर्फ उन्हें अभी खतूत लिखने का सिलसिला बंद करना होगा, बल्कि अपनी सियासत को भी नए सिरे से रीथिंक करना पड़ेगा। हमारा पैनल इस पूरे मामले को किस तरह देखता है, इस सवाल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। खत की बातें सब चालें, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। बानी PTI के 3 खतूत, क्या तसल्ली बख्श जवाब मिल गया? ज़ैगम साहब, ये चंद जुमलों में जो आज पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया है, क्या दूसरी जानिब तसल्ली हो गई होगी या अभी भी कुछ सवालात बाकी रह गए होंगे अगले खतूत के लिए? आर्मी चीफ साहब ने कहा कि खत मिला नहीं, मिला तो पढ़ूंगा नहीं। वो मुझे एक पाकिस्तानी पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ गया, और वो गाना था कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कुतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। एक बात तो आप आयशा तस्लीम कीजिए कि इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया को बच्चा जमूरा बनाया हुआ है। बैठ जा, बैठ गए, खड़ा हो जा, खड़े हो गए। अब उन्होंने किया क्या है? अब आर्मी चीफ ने भी इशारा किया ना इस बात की तरफ। किया उन्होंने ये है कि एक सीरीज ऑफ बयानात को, स्टेटमेंट्स को उन्होंने नाम दे दिया खुले खत का। अब उनका कबूतर है फैसल चौधरी। फैसल चौधरी मिलकर आता है तो उनके जो सो कॉल्ड लेटर है, ओपन लेटर आर्मी चीफ के नाम, उसको वो घुटर घूं करके सुनाता है, खत नहीं देता। अब ओपन लेटर में भी ये होता है कि खत लिखा जाता है और वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, पब्लिक को सर्कुलेट कर दिया जाता है। ओपन लेटर भी सिर्फ स्टेटमेंट तो नहीं होती ना। ओपन लेटर एक लेटर होता है जो किसी को भेजा नहीं जाता, ओपन कर दिया जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि फैसल चौधरी जो बात सुनकर आए हैं उस बात की बुनियाद पर इमरान खान की तरफ से खत लिखते और उस खत को सर्कुलेट करते। सही। लेकिन ये नहीं हो रहा, सिर्फ बयानात हैं उनके, और ये वैसे ही बयानात हैं जो पहले दे रहे थे।
और इन बयानात को उन्होंने नाम दे दिया है आर्मी चीफ के नाम खुले खत का। और आप देखिए मीडिया किस तरह स्पिन में है। ज़ैगब साहब, कतई कलामी की माजरत, कुछ मिनट पहले सेनेटर अली जफर साहब कह रहे हैं कि खत लिखना साबिक वजीर आजम का हक है, वो चौथा खत भी लिखेंगे, वो इस्लाह के लिए लिख रहे हैं, वो बहुत बेहतर जानते हैं, वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, भले इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन एक साबिक वजीर आजम है, एक सियासी जमात को लीड करते हैं, उनके पीछे वोटर्स हैं। मतलब है उनको बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया जाए पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में से, वो जो बात करें उसका कोई मतलब नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो चाहें वो गुफ्तगू कर सकते हैं और हम उस पर बात कर सकते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मीडिया टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग हैज बीन डोमिनेटेड बाय इमरान खान फॉर द लास्ट डेकेड। कितनी अहम चीजें आती हैं, चली जाती हैं, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। आप देखिए, जंगें हो रही हैं, अमेरिका में कितनी बड़ी तब्दीली आई, उसके कितने मुज़मरात हैं, कैसे पॉलिसी एक्शन हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान की कामयाबी यह है कि उन्होंने मीडिया को और नैरेटिव को अपने साथ फिक्स करके रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। उनका जो मुखातिब है वो तो मुसलसल ही फौज है। फौज के अलावा तो किसी की वो बात ही नहीं कर रहे जब से उन्हें निकाला गया, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो उनकी पॉलिसी ये थी कि फौज पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो उनसे बात करें और उनकी टर्म्स पर बात करें और उनकी टर्म्स को माने। और हम 9 मई को भी उससे लिंक कर सकते हैं कि वो भी एक दबाव डालने की कोशिश थी कि उनसे बात उनकी टर्म पे की जाए और उनकी बात को माना जाए। लेकिन मसला ये है कि इसकी वजह से मसला फंस गया है, बात आगे नहीं बढ़ रही। जिस तरह का डायलॉग रिक्वायर्ड था वो डायलॉग नहीं हो रहा। और 9 मई का इतना बड़ा जख्म है, इससे आगे जाने के लिए पीटीआई को जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। वो एक जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, वो मजीद सख्त तरीन बयानात दे रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज के दरमियान में फर्क नहीं कर रहे, वो इंस्टीट्यूशनल आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट से इंस्टीट्यूशन में दरार आ सकती है, या लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में दरार आए। अब इस लेटर में कुछ बातें उन्होंने बड़ी ठीक कही हैं, अच्छी बातें हैं। अब उनका लुब्बे लुबाब ये है कि हाइब्रिड सिस्टम को खत्म कर दो। क्या आप इस्टेब्लिशमेंट को, चीफ को कहेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम को खत्म कर दो? खत्म हो जाएगा, खत लिखने से खत्म होगा। इसके लिए तो सियासी जमातों से बात करके सियासी जमातों से इत्तफाक राय करना होगा कि कैसे हम अपने घर को खुद संभालें। कतई कलामी की माजरत, वो तो बाद में बात है कि आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए कि वो दबाव डाल रहे हैं और दरार बना रहे हैं। एक साबिक वजीर आजम ये क्यों करेगा? वो ये काविश भी क्यों करेगा? अगर वो पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, वो मुल्क की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, वो क्यों दबाव डालेंगे? वो क्यों दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे? ये किस किस्म की एक्सरसाइज साबित होगी उनके लिए, फ्रूटफुल या फ्यूटाइल? देखिए, उसके लिए तो आपको इमरान खान की सियासत को समझना होगा और आप समझते हैं इमरान खान एक पॉपुलिस्ट है, एक डेमागॉग है। उनके नजदीक वो कायनात का महवर और मरकज है। हसन निसार साहब कितनी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स अपने तवाफ में है, वो खुद ही बुत है और खुद ही पुजारी है। उनकी सियासत में वो खुद इतने अहम हैं और इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं वो, और इतनी उनमें नरगसियत है कि उनके ख्याल में सब कुछ उनके गिर्द घूमना चाहिए, और उसमें वो ख्याल नहीं करते किसी और चीज का कि किस तरीके से सियासत में, जैसी भी सियासत, तो 21वीं सदी की सियासत में भी ठीक उन्होंने ब्रिजेस, पुल बनाने होते हैं। पुल बनाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर जमहूरियत वालों ने जमहूरियत का घर संभालना है तो पहले उन्हें खुद इकट्ठा होना होगा और ऐसी जमहूरियत बनानी होगी जो डिलीवर करे। ठीक हो गया, ताकि फिर उनकी तरफ आए। मैं आखिरी बात, सिर्फ एक बात कहूंगा, देखें, उन्हें तस्लीम करना होगा कि ये जो इस वक्त तक पाकिस्तान पहुंचे इसमें बहुत अहम रोल है। उन्होंने आईन में तब्दीली करके एक्सटेंशनें दी हैं, ताहयात एक्सटेंशन के वादे उन्होंने किए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट को मैनेज करने के लिए खुफिया एजेंसियों को इस्तेमाल किया है। उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जो अपर हाउस था पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, उसके चेयरपर्सन का ओहदा जो है वो खुफिया एजेंसी के कहने पर दिया है।
वो इस ऊंट को खेमे में लेकर आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि अब खुद ही बाहर चले। गालिबन भूल चुके हैं वो, बिल्कुल डायलॉग चाहिए होगा, डायलॉग चाहिए होगा, और जिस तरह का डायलॉग मांग रहे हैं शायद वो मुमकिन ना हो पाए। रज़ा रूमी साहब, इमरान खान ने अपने खतूत में मनी लॉन्ड्रर्स की हिमायत का इल्जाम लगाया है, वन पेज को फाड़ने के लिए मायनेखेज जुमले भी लिखे हैं। क्या आर्मी चीफ की आज की बातचीत से वाज़ेह हो गया कि मुस्तकबिल करीब में भी वन पेज को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ऐसी बातें भी मौजूद है जहां शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत को लेकर गुफ्तगू होती है, तब्दीली को लेकर बात होती है। आयशा ज़ैगम खान ने बहुत ही उम्दा तरीके से वो बातें कही हैं जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये खत जो लिखे गए हैं सो कॉल्ड ओपन लेटर्स हैं। अव्वल तो ओपन लेटर और एक डायरेक्ट खत में फर्क होता है। ये इसके 2 या 3 मकासद रहे हैं। पहला तो ऑफ कोर्स मीडिया को में आप खबरों की ज़हनीत बने रहें, कोई जलसा हो ना हो, कोई धरना हो ना हो, एक खत, दूसरा खत, तीसरा खत, तकरीबन 2-2, 3-3 दिन के न्यूज़ साइकिल में वो रहता है। अभी हम भी बात कर रहे हैं इसी के ऊपर, यहीं से आगाज हुआ है प्रोग्राम का। तो ये इसी बात का सबूत है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब जा रही है। दूसरा जो उनकी सपोर्ट बेस है उनको भी मुतहरिक रखने का एक तरीकाकार है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सारी की सारी इमरान खान की शख्सियत के गिर्द घूमती है। ठीक है, उनका अपना मंशूर भी है, सब कुछ है, लेकिन इमरान खान की शख्सियत की जो वैल्यू है और जो मकाम है वो पूरी की पूरी पार्टी या तहरीक का जो है वो उसका नाम ही इमरान खान है। इसलिए उनकी जो सपोर्ट बेस है वो भी बहुत इन बातों से खुश होती है और जरा वो एनर्जाइज रहती है। और ये एक अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से, जब आप जेल में हो, आप पे कदगने हो, पाबंदियां हो, तो ऐसे मामला चलाए जाए। तीसरी जो बात है वो जाहिर बात है कि आप सबको पता है, नाजरीन को भी पता है कि अव्वल दिन से इमरान खान जो है, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ लाया गया था, उस दिन से वो बार बार मुखातिब कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, खुसूसन आर्मी चीफ को, जो कि आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है, आर्मी चीफ का वहां पे हुक्म चलता है। और उन्होंने उस हवाले से क्या क्या नहीं कहा। जनरल बाजवा जब थे उस वक्त चीफ थे आउट गोइंग, उनको आपको याद है क्या अलकाबाद से उन्होंने नवाजा, यहाँ तक कि उन्होंने उनको वो मतलब उनके ऊपर इशारतन मीर जाफर और ये और वो इस तरह की बातें भी कह दी। फिर उन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर वो जनरल बाजवा को ही ऑफर कर दिया, जो कि रिपोर्ट हुआ, 2 बार मुलाकातें भी कर ली और लाइफ टाइम या एक लंबी एक्सटेंशन भी ऑफर कर दी। वो मामला नहीं बना। फिर ये दूसरे वाले जनरल साहब जो हैं इनकी बारी आई और इनकी तो बाकायदा अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए उन्होंने पब्लिक मोबिलाइजेशन की। अब जिन भी नादान लोगों ने उनको ये मशवरे दिए होंगे, यकीनन मैं समझता हूं कि वो खान साहब के हिमायती या खैर ख्वाह नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। चलिए पाकिस्तान में तो एक खैर अच्छी खासी तारीख मौजूद है, मार्शल लॉज, आधा मुल्क की हिस्ट्री उसमें गुजरी है, लेकिन कहीं भी ये नहीं होता कि इस तरह के जो इदारे हैं आप उनको उनके साथ एक हेड ऑन कोलिजन करके, जब आपकी तैयारी आपके साथ बाकी सियासी कुव्वतें ना हो तो फिर आप एक वीक विकेट पे होते हैं। आज यही आलम हो गया है कि 9 मई जो भी उसके अगराज़ो मकासद से वो बुरी तरह उल्टा गले पड़ गया पीटीआई के। अभी तक वो उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है, अभी तक उसी के ऊपर एक मामला है कि जी वो माफी मांगी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और आप अंदाजा करें उससे कि वर्कर्स ने कितना नुकसान उठाया है। और उसके बाद से अब आप देख लीजिए सियासी जमात ने नुकसान उठाया बहुत। जी सियासी बहैसियत एक सियासी जमात के। और फिर उसके बाद आप देखिए कि मजीद जो बयानात और उनकी जो सपोर्टर्स जिस तरह की बातें वो फैलाते हैं जनरल आसिम मुनीर के बारे में, आर्मी के बारे में, आपके ख्याल से क्या कोई रिकन्सिलिएशन इस तरह के माहौल में होती है? ये ठीक है दबाव चलता है सियासत में, लेकिन वो दबाव के भी एक सियासी तरीका होता है। मैं मुख्तसरन बात ये करूंगा कि जो कुछ उस खत से वो हासिल करना चाहते हैं उसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है एक सड़कों पे इनकलाब लाया जाए, लाखों लोग निकले और वो आकर तो वो लाखों लोग अभी तक दिखाई नहीं देते। और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट भी है, आपने देखा कि जब उन्होंने कोशिश भी की 4-5 बार मोबिलाइजेशन की तो उसको कामयाब नहीं होने दिया गया। दूसरा तरीका वो है
जो कि मरवजा तरीका है दुनिया भर की जमहूरियतों में, ममालिक में है, बाकी सियासी जमातों से बात करना, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करना और वहां से एक सियासी तब्दीली के अमल का आगाज करना, ना कि जीएचक्यू उसको बार बार खत लिखा जाना। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वजीर आजम को भिजवा देंगे, प्रोफेशनल सोल्जर का खास जुमला है, मगर क्या इस रवैये में नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च और सानिया 9 मई की कर्ब तलखी की झलक है या नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक सोल्जर का ये है जुमला है, क्योंकि कोई वजह नहीं कि वो किसी खुले खत का जवाब दे। खुले खत का जवाब वैसे भी किसी पे मजबूरी नहीं होती, जब तक खत किसी को एड्रेस ना किया जाए, और एड्रेस करने के बाद फिर उसको उस लिहाज से उसको खुफिया ना रखा जाए जब तक पहुंच नहीं जाता, और फिर जिसको मिलता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको अपनी हद तक रखे। तो मेरा ख्याल है कि जवाब खुले खत का नहीं बनता। अलबत्ता एक चीज जो दोनों साथियों ने की और मैं उसको दोहराना चाहता हूं वो ये है कि, और उनके मुखालिफ भी ये कहते हैं कि अगर आज के दौर में कोई शख्स सियासत कर रहा है तो इमरान खान है। और ये बात जैगम ने भी और रजा ने बड़ी बखूबी ये बात की कि सियासत का अंदाज है, उसकी सियासत है। वो जो इश्यूज छेड़ता है उन खतों के अंदर, वो वही हैं जो कि आप आज के दौर में शायद उनके ऊपर जवाब तलब हैं। ये वो इश्यूज हैं जो कि गालिबन मुझे और आपको एड्रेस करते हैं, या आम आदमी की जरूरियात हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारी जो गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका रुख क्या है, इसकी सिमत क्या है, ये किस बुनियाद पे कायम है, ये जो जिस बुनियाद पे कायम है क्या वो मजबूत है या नहीं है, और अगर मजबूत नहीं है तो फिर किस तरीके से वो हमारा मुस्तकबिल जो है उसको पायदार बना सकती है या उसमें कोई उम्मीद ला सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सवाल हैं जो कि जिसका जवाब हम अपने तमाम प्रोग्रामों में रोजाना मांगते हैं या देने की कोशिश करते हैं, या देखते हैं, जांचते हैं कि इनके जवाब क्या हो सकते हैं। और ये सवालात उठाना हर सियासी लीडर की जिम्मेदारी है, सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है। और जो नहीं उठा रहे वो गालिबन आज के दौर की सियासत के हिसाब से गालिबन अपनी सियासत नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये बुनियादी चीज है। दूसरी बात, आपके सवाल में को कि थोड़ी सी शरारत है, और शरारत ये है कि तसल्ली बख्श जवाब मिल गया या नहीं। डिपेंड करता है कि तसल्ली बख्श जो है वो, अगर उसी को तसल्ली देना, इमरान खान को तसल्ली बख्श जवाब देना हमारा कौमी हदफ है और हमारा मकसद है, फिर तो शायद उसको मिल गया और हमारा कौमी हदफ भी पूरा हो गया। लेकिन नहीं, वो तसल्ली नहीं। तसल्ली वो है जो मैं, आप, हम सब जो इस पैनल पे बैठे हैं, जिनकी हमारे आम लोग सुनने देखने वाले, क्या उनकी तसल्ली कब होती है? उनकी तसल्ली तो जाहिर है उस वक्त होती है जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे की तरफ जाएगा और मंजिलें तय करेगा और उस प्रॉमिस को हासिल करेगा जिसके लिए हम सब उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का भी अगर ये काम हो कि वो भी सिर्फ तसल्लियां देने के लिए बैठी है, तसल्ली किसी सर, तसल्ली बख्श से मुराद ये है कि क्या मजीद कोई खतूत की गुंजाइश बाकी है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और मुल्क आगे जाएगा, उनको तो लग रहा है एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड इट्स मूविंग ऑन। आपको कौमी लेवल के ऊपर सोचना है, तो वो तो एक इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने उसके मगर वो एक इदारे के सरबराह को खत लिख लिख कर उनको कह रहे हैं कि सोचें, बजाय कि अपनी जगह पर अपने साथ खड़े लोगों के मुतालिक से बात करें और सोचें। मे बी वो इसीलिए खत लिखते हैं उनको कि उनको उस किस्म की तसल्ली चाहिए जो उनको मिल रही है। ये जवाब देने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो यही चाह रहे हैं, सही, क्या वो हम सब के सब उस खेल में खेले जा रहे हैं जिसके अंदर के वो चाह रहे हैं। हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस चीज का, और हमें ये देखना है कि सियासतदानों का मुकम्मल तौर पे जो सियासतदानों का जो एक एरिया है, वो सियासतदानों का एरिया सियासतदानों तक ही रहना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। उसके अंदर हमें किसी और को, चाहे जजेस हो चाहे कोई और इदारा हो, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो शायद किसी ने सवाल पूछा होगा जिसके जवाब में उन्होंने कह दिया, लेकिन बेस्ट तो यही है, तरीका तो यही है कि सियासतदानों को सियासतदानों की हद तक रहने दो। बाकी दोनों साथियों ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, रीथिंक आपने क्या करना पड़ेगा सियासत को, उसको नहीं रीथिंक नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी सियासत अपने तौर पे ठीक खेल रहा है, आज के दौर के इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, तो रीथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, आर्मी चीफ के आज के जुमलों में कोई कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जहां इमरान खान साहब के मुतालिबात, शिकायत, तहफ्फुज़ात की बाबत कोई जवाब रह गया हो या तसल्ली ना हो सकी हो? और ये जो शहजाद साहब ने जहां खत्म किया, क्या इमरान खान को अपनी सियासत, टीम, सोच, बयानिए को रीथिंक करने की जरूरत है, या वो इन राइट डायरेक्शन और ऐसे ही चलते रहना चाहिए? मेरा ख्याल है खुले खत का खुला जवाब मिल गया है और बहुत मुस्कत, मुकम्मल, कामिल जवाब मिला है। यानी
बहुत उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन उन्होंने बुनियादी जो निकात थे उनका जवाब दे दिया। बुनियादी निकात क्या थे? सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये है वो है, जिसके नतीजे में हमारी मईशत जो है मुल्क की तबाह हो रही है। तो उन्होंने मईशत पर बात तो कर दी कि मईशत बेहतर हुई है, मईशत बेहतर हो रही है, आगे और बेहतर होने जा रही है। तो ये सारा उस खत का ही जवाब है। और जब दूसरी बात उन्होंने कही कि सियासी लोगों से बात करें, उनका पुराना स्टांस है, तो मेरा ख्याल है जितनी गुफ्तगू उन्होंने की वो खुले खत का खुला जवाब था। और खतूत की गुंजाइश मजीद तो है, क्योंकि जैसे दोस्त कह रहे हैं कि वो ख़त तो लिखते हैं, हम ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। वो ख़त तो किसी और मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत यूट्यूब चैनल्स वाले लिखते हैं ना, थंबनेल बनाते हैं, आर्मी चीफ को खुला ख़त, ये ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। तो वो एक उनका तरीक़ाकार है जिसमें कि सब दोस्त मुत्तफ़िक हैं कि वो कामयाब हैं और आई बॉल्स ले रहे हैं और लोग उनकी बात सुन रहे हैं। वरना वो स्टेटमेंट्स तो आ ही रही थी, अब उसमें एक तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या आई? खुला खत आ रहा है जी, 1, 2, 3 और मज़ीद भी आ सकते हैं, जब तक कि इनका चाम बरकरार रहे और जब तक ये लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। अच्छा जी, बात ग़ज़नवी साहब, इतना ज़्यादा बोलना और इस तसलसल से बोलना भी कहीं बेअसर तो नहीं कर देता पूरे मामले को, कि जबकि आपकी प्रैक्टिकलिटी ना उन चीजों की, जब आप खुद बतौर वज़ीर जी। देखिए, उनके जो हामी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके मुहिबान, वो सब ये कहते थे कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, वो हर जब स्पीच करते थे, उसके बाद जब वो उतर गए, जो वो स्पीच करते थे, वो एक ही स्पीच थी, 1.5 स्पीच थी, जिसे वो दोहराते थे। और हमारे दोस्त तो ज़रा मजाक ये भी कहा करते थे कि अब हमें खान साहब की तकरीर उल्टी भी याद हो चुकी है। लेकिन उनका सपोर्टर जो था वो वहीं खड़ा था, तो उनकी पॉलिसी तो कामयाब कहलाएगी ना। यानी वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह वो अपने अहदाफ की तरफ चलते हैं, वो वहाँ खड़े हैं और बिल्कुल ठीक सही चल रहे हैं। अच्छा, मैं अब खत की बात कर रहा था, मुख्तसर उस पर भी बात कर लूँ कि देखिए, उस खत का ना मिलना ये भी एक नेकी की बात है, उस खत का जवाब देना ये एक बहुत बड़ी बुराई की बात होती। देखिए, उस खत में है क्या, उसका क्या जवाब दिया जाए? ये खतूत में दुश्नाम है, वो गाली गलौच है, उसमें ताने हैं, वो वही बातें भरी हुई हैं। मसलन आप जब इस्तेमाल करते हैं फ्रेज ऑक्यूपाइंग फोर्स का, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप तो चिढ़ा रहे हैं ना, आप ताना दे रहे होते हैं, आप एक तरह से गाली निकाल रहे होते हैं। ये तो हमने इस्तिलाह सुनी थी कि कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के बारे में हम सुनते हैं ना, ऑक्यूपाइंग फोर्स है, या इसराइल के बारे में फ़लस्तीन के हवाले से, तो ये वो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। और वो पॉइंट्स कितने बनाते हैं? 6 पॉइंट्स। तो पहली बात क्या जहन में आती है? शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात। वो क्या निकात थे? यानी वो बार बार और हीले बहाने से भी उस तरफ इशारा करते हैं, तस्दीक करने के लिए, तहकीक करने के लिए। वो पहले भी उन्होंने ये बातें करते हैं, वो सुकूत है ढाका और ये और वो। तो इस सारी बात के बाद अब आप बताइए कि फ़ौज और अवाम में खलीज वो बार बार कहते हैं बढ़ रही है, रिजेंटमेंट का वो जिक्र करते हैं। तो जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि रिजेंटमेंट के बीज तो हमने खुद देखा है कि किसने बोए, दुरुस्त हो गया। लिहाजा मेरा ख्याल है उनकी जो मरकजी बातें अच्छी हैं ना उन खतूत की, वो हैं अडयाला के कर्नल साहब हैं जी, वो पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, अखबार नहीं मिल रहा, मेरी इक्विपमेंट जो है एक्सरसाइज की, ये रेलेवेंट बातें हैं। अगर ये हो रही हैं तो अच्छी बात नहीं है, उनको इक्विपमेंट मिलना चाहिए एक्सरसाइज का। जी बिल्कुल दुरुस्त है। सब कुछ जो भी एक जेल में मौजूद शख्स के लिए ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासत के नाम पर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाना क्या वाकई सियासत है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सियासी मकासद के लिए पुरअमन एहतजाज करना, जलसे करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अगर कोई सियासी जमात अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत को ही नुकसान पहुंचाने की जिद्दोजहद शुरू कर दे तो ऐसी सियासत को क्या नाम दिया जा सकता है? पीटीआई ने इस रिवायत का आगाज 2014 के धरनों से किया, जब ये कहा गया कि चीनी सदर शी जिनपिंग के इंतहाई अहम दौरे के बायस इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर धरना ना दिया जाए, मगर पीटीआई सीपैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे की हसासियत को समझे बगैर धरने पर मुसर रही और चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। अगस्त 2022 में जब पाकिस्तान के दिवालिया होने की पेशगोइयां की जा रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर इस हद तक गिर चुके थे कि 1 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी थे। उस नाजुक मोड़ पर भी पीटीआई ने IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की भरपूर कोशिश की। उस वक्त IMF से बेल आउट हासिल करने के लिए तमाम सख्त फैसले कर लिए गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का केस सुनने के लिए तैयार था। तब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF के नुमाइंदे को खत लिखकर ऐलान किया कि उनका सूबा फंड के प्रोग्राम के तहत तयशुदा बजट सरप्लस की हद को बरकरार नहीं रखेगा।
ये कोशिश नाकाम रही। IMF ने इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन PTI की नीयत वाज़ेह हो गई कि ये जमात अपने सियासी मकासद के लिए मईशत को दाव पर लगाने को तैयार थी, चाहे इसके नताइज में मुल्क दिवालिया क्यों ना हो जाता। अब 2014 की तरह इमरान खान एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी के नाम पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलात न भेजने की अपील कर रहे हैं। PTI की तमाम तर अपीलों के बावजूद जनवरी में तरसीलात में इजाफा हुआ, यूं ये कोशिश भी नाकाम हुई। 2014 में बड़ी मेहनत से लिया गया GSP प्लस स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाने की इत्तलात आई। गुज़िश्ता रोज इमरान खान की हिदायत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से IMF को खत लिखा गया है। खत के साथ एक डोजियर भी अरसाल किया गया है जो चीफ जस्टिस को पेश किया जा चुका है। उमर अयूब के मुताबिक डोजियर में इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती इदारों ने PTI को दबाया, मैंडेट छीन कर इंतखाबी नताइज में इंजीनियरिंग की गई। अपोजिशन लीडर ने IMF को लिखा है कि हुकूमत इंसाफ, आज़ाद मर्जी और आईनी तर्ज की हुक्मरानी के उसूलों को मजरूह कर रही है। एक NGO पतन की रिपोर्ट को भी खत का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें इंतखाबी धांधली के हवाले से तफसीलात दर्ज हैं। अपनी सियासत के लिए आलमी फोरम्स के सामने आवाज उठाना एक सियासी अमल है। बड़ी सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी भी माजी में ऐसा करती रही, कई कौम परस्त जमातें भी ये राह इख्तियार करती आई हैं, मगर सियासत के नाम पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को क्या सियासी अमल का नाम दिया जा सकता है? क्या PTI को यह समझने की जरूरत नहीं कि वो एक हारने वाली हिकमत अमली पर अमल पैरा है? गैर मुल्की मुदाखलत के जरिए मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और PTI दोबारा इख्तिदार हासिल कर पाएगी? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, सियासत के नाम पर माशी मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश, तरसीलाते ज़र रोकने की अपील, वुज़रा से चिट्ठियां लिखवाना, अब IMF को डोजियर, क्या सियासी अमल ही है? ज़ैगम खान साहब, ये सियासत का कौन सा रुख है और इससे किसी भी सियासी जमात को क्या फ़ायदा हो सकता है? सियासत का मतलब ही ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम के ज़रिए की जाए। अगर अवाम को अपना हक हुक्मरानी लेना है तो उन्हें खुद खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत की जिद्दोजहद IMF के जरिए नहीं की जा सकती, अमेरिकी कांग्रेस के जरिए नहीं की जा सकती, अमेरिकी सदर के जरिए नहीं की जा सकती। PTI पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तानी तारीख की मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है। मैं भुट्टो की मिसाल देना चाहूंगा। एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने उन्हें फांसी पे चढ़ाया था। वो जेल की काल कोठड़ी में रहे और जब वो जेल की काल कोठड़ी में फांसी चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने किसी गैर मुल्क की ताकत को आवाज नहीं दी, किसी गैर मुल्की बैनुल अक़वामी इदारे को, माशी इदारे को आवाज नहीं दी। उस वक्त भी उनके जो मशवरे बाहर आए, जो बातें बाहर आई, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थी। इमरान खान को एक इतने बड़े लीडर से, उसकी मिसाल से कुछ सीखना चाहिए और उससे पहले PTI को कुछ सीखना चाहिए। मैं तो एक इस बात पे हैरान होता हूं कि हमारे इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इनको इन इदारों के बारे में कोई बेसिक बात बताने वाला नहीं है। मतलब मुझे अपनी एलीट की कुछ समझ नहीं आती। अब आप देखिए, IMF का मैंडेट ही नहीं है, बिल्कुल उसका मैंडेट है माशी इस्तेकाम। और किसी मुल्क में जब माशी इस्तेकाम नहीं होता तो फिर पूरा बैनुल अक़वामी सिस्टम खतरे में पड़ता है। खुद IMF पे अजाब आता है, हमने अपने भी उधार वापस लेने हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी लेने हैं, ADB ने भी लेने हैं। जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो वो कैसे लेंगे? देखिए, IMF की तरफ जाना और जो कुछ आपने बताया है, एक ऐसे वक्त में जब डिफॉल्ट के दाने पर था, रेमिटेंसेस रोकने की कोशिश करना और अब वो डोसिए देना, फायदा भी कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी इंटेंशन दिखा रहे हैं कि आप अपनी सियासत की भेंट पाकिस्तान की मईशत को चढ़ाने को तैयार है, जिसकी कीमत आम आदमी देगा। बिल्कुल, तमाम ही लोगों को देना पड़ेगी। रज़ा रूमी साहब, साजिशी मफरूजा कहें या हकीकत, 2014 लगा कि CPEC मंसूबों के जरिए मईशत बेहतर होगी, धरना दे दिया, उसके बाद 2022 ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान श्रीलंका ना बन सका, डिफॉल्ट करवाने के लिए अब IMF को डोजियर भिजवाए जा रहे हैं। 2024-25 क्या लगता है कि माइक्रो मईशत बेहतर हो रही है, माइक्रो तक जाएगा तो तरसीलाते ज़र रुकवाओ, IMF को खतूत लिखो, ये सब है क्या? वाकई कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या कोई फैक्चुअली उनकी स्ट्रेटेजी यही है? देखिए, ये स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है और इसके ऊपर वो कारबंद है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा। आपको याद है कि जब शौकत तरीन साहब और खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर खजाना थे,
वो उनकी गुफ्तगू लीक हुई थी, फिर वो बाद में ख़त भी लिखे गए थे, और ये 2022 की बात है कि IMF से कहा जाए कि हम के सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा ताउन नहीं करेगा और वो प्रोग्राम जो है वो उसको मुअत्तल हो जाए या क्रैश कर जाए। देखिए ये हिकमत अमली रही है कि अगर माशी क्रैश होगा, दिवालियापन होगा, तो फिर निज़ाम जो है कोट अनकोट घुटने टेकने पर मजबूर होकर इमरान खान को वापस मसनद इक़्तिदार में बिठा देगा। ऐसा नहीं हुआ, आपके सामने तारीख, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर दो बातें, एक जो आपने तारीखी हवाले दिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और पिछले जो सेगमेंट था उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि आपको याद है कि 2014 में आप ये भी मत भूलें कि वहाँ पर ये जो भी मुतालबात थे और चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा था, लेकिन बार बार एम्पायर को उंगली उठाने का भी कहा जाता था। तो रविश 11 साल बाद भी जो हिकमत अमली है वही है। और मैं इस पर सिर्फ ये इजाफा करना चाहूंगा कि ये बातें, ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जो है, ये इसको कहा जाता है जैसे कि दुनिया भर में पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो तहवाला करते हैं लेकिन आगे कोई उसका मुतबादिल नहीं देते। इस डिसरप्शन की भी जो आर्किटेक्ट्स थे, खान साहब तो हैं सो हैं उसके एक, लेकिन वो जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी याद करना चाहिए। उस वक्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो कि पूरे 2014 के करता धरता थे, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ और उसके बाद भी जो DGISI थे जनरल फैज हमीद और जनरल पाशा उससे पहले, उन सब का जिक्र इसलिए जरूरी है, अगरचे कि ये सब चीजें मालूम है नाज़रीन को, लेकिन जिक्र जरूरी है कि ये तरीक़ेकार भी तो सिखाए उन्होंने खान साहब को। देखिए ट्रेनिंग उन्होंने याद कर ली है सबक की तरह जी, क्या सिखाया है। तो दोनों तरफ बात करनी चाहिए कि अगर खान साहब की सियासत में बात हो रही है तो फिर उनके जो अतालीक थे, जो असातिज़ा थे, उनका भी जिक्र जरूरी है, क्योंकि खान की तो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। जी नहीं, आपने जिक्र कर दिया। एक ब्रेक लेते हैं, बात करेंगे कि क्या इकोनॉमिक लाइफलाइन को डिस्टर्ब करना सियासत हो सकती है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हमाद साहब, पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में सियासी जमातों ने मुतनाज़े नारों का हिस्सा भी लिया, आलमी प्लेटफॉर्म्स को भी पहुंच करने की कोशिश की, अमेरिका से मदद मांगने की भी कोशिश की, भारत से मदद लेने के इल्जामात भी रहे और लैदगी पसंदी की तहरीकें भी रही। क्या किसी सियासी जमात ने इस तरीके से मुल्क की इकोनॉमिक लाइफलाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? इतनी कंसिस्टेंटली कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। सियासी भी जो आपने हवाले दिए, वो कोई एक बात आ जाती है, कोई दूसरी बात आ जाती है, लेकिन एक तरतीब से और एक तंजीम के साथ, और साल हर साल, जैसे आप 2014 की बात कर रहे हैं तो 2014 से अब 10 साल गुजर गए ना, तो वो एक मुसलसल एक सिलसिला है कि जब भी मौका मिला, यानी जब भी हुकूमत से बाहर होती है ये पार्टी, तो वो कुछ ऐसे रुझानात हमारे सामने आ जाते हैं। एक मुसलसल एक तारीख़ है इसकी कि रियासत और सियासत का जो फ़र्क है वो इन्होंने मलहूज़ नहीं रखा। यानी हुकूमत वक्त एक चीज़ है और पाकिस्तान एक दूसरी चीज़ है। पाकिस्तान रियासत के तौर पर एक और चीज़ है। रियासत का हिस्सा क्या है? 25 करोड़ आवाम, और हुकूमत तो आपके सियासी मुखालफिन की है, उनके खिलाफ आप जो मर्जी कीजिए, जैसे कि सियासी जमातें करती हैं। लेकिन बहरहाल जब आप बिजली के बिल कहें जमा ना कराओ, तरसीलातें ज़र ना भेजिए, आप रेमिटेंसेस बंद कर दीजिए, यानी लोग अपने माँ बाप को पैसे ना भेजें, बच्चों को, बातें भी अजीब व गरीब हैं। वो सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाए, वो हर दूसरे दिन कह देते हैं बगैर किसी तैयारी के। यानी उनके दिमाग में ये बात है कि इस तरह अगर ये मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे। मुझे बार बार अभी दोस्तों ने जिक्र भी किया, वो शौकत तरीन साहब की ऑडियो का मुझे वो जुमला याद आता है कि उनको एक साहब वज़ीर ख़जाना थे वो पंजाब के, वो याद दहानी करवा रहे हैं कि जो आप बात बता रहे हैं IMF से मुआहदा रुकवाने के लिए, इस तरह तो आवाम का नुकसान होगा, इस तरह तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। और वो जवाबन सोची समझी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं होता है तो हो जाए, यानी हम तो बड़ी तकलीफ में हैं और हमारे लीडर को उन्होंने पकड़ लिया, तो हम तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, 25 करोड़ लोगों का नुकसान हो जाए, ये वो सोची समझी एक बात करते हैं। इसी तरह वो मैं मिसाल भी सब आप देते हैं, वो मिसाल वो PIA वाली बात जो है, सिर्फ इसलिए कि आपने PIA बंद करवा दी, 4.5 साल आपने अपनी कौमी एयरलाइन को बंद करवा दिया इसलिए कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि भाई ये पिछली हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ वगैरह ने देखो जल लिया, इन्होंने आप लाइसेंस दिए हुए हैं, और इस तरह की बात आप यानी यहां तक चले जाते हैं कि अगर आपने इन चोरों डाकुओं को हुकूमत देनी थी तो इससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम करा दिया जाता। ठीक है, इस हद तक आप चले जाते हैं। आप लॉबिस्ट जब हायर करते हैं ना USA में, तो वो किसी आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे वहां पर, वो हमारे इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
तो ये सारी बातें जो है, अब आप इसे जहालत कहना चाहते हैं, नामाकूल रवैया कहना चाहते हैं, बदनीयती कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, ये सारी बातें दुरुस्त ठीक है, दुरुस्त हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि सियासत है, यानी दुरुस्त हो गया, दुश्मनी की सियासत, अवाम दुश्मनी। शहजाद साहब, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहा जाए, स्ट्रेटेजी कहा जाए, क्या ये सियासी अमल ही है, ये सियासत कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल शर्मनाक है, अफसोसनाक है, और इसमें कोई शोभा किसी को नहीं होना चाहिए। सब पार्टियां सीख जाती हैं, सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन आप अपने सियासी मफादात की खातिर अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल जुल्फ़िकार का एक तारीख है, और अल जुल्फ़िकार उस जमाने में बदकिस्मती से एक दहशत की तरफ उसका रवैया था। वहां से सीख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यहाँ पहुंची है। हमारी तारीख का एक अमल है। मुस्तफ़ा खर ने कहा, मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के पाकिस्तान आऊंगा। वहां से निकल के फिर भी वो MNA शामिल हुए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अपना अमल नहीं दुरुस्त कर पाती, क्यों नहीं सीख पाती कि इस किस्म की तारीख के बावजूद पाकिस्तान ही है जो आज तक कायम है, और पाकिस्तान में इन तमाम लोगों को जगह मिली हुई है। इनको भी सीखना चाहिए। और इस किस्म की इस किस्म के बयानात देके, इस किस्म की बातें, जैसा गज़नवी साहब ने जिक्र किया शौकत तरीन के टेलीफोन का, और मोहसिन लगारी को दाद देनी चाहिए जिसने आगे खड़े होकर बात की इस चीज के ऊपर, और कहा कि पाकिस्तान के लोगों का नुकसान है इसके अंदर। देखिए, PTI को सीखना चाहिए कि उनको जो पार्लियामेंट में काम है उनका, उनकी पार्टीज का, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, वो काउंट करेगा एज अ सियासी पार्टी। ये जो बाहर बैठ के जुगतबाजी और इस किस्म की गुफ्तगू है, ये जो मामलात हैं, या जो बाहर बैठे लोग चला रहे हैं, इससे PTI आगे नहीं बढ़ेगी। इससे PTI को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ ये कि मुक्तदरा वगैरह के साथ, उसको मैं गिनता भी नहीं हूं, पाकिस्तानी अवाम इसका इम्तिहान बनेंगे, और वही फिर इस पार्टी को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां पर पता लगेगा कि आपका रवैया पिछले 4 साल 5 साल में उस तरह का नहीं रहा जो कि पाकिस्तान की वफादार या पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पार्टी का होना चाहिए। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जमहूरियत और सियासत की मजबूती की बात करते हैं तो दो ही तरीके हैं, सड़कों पर आवाम के साथ या पार्लियामेंट में अपने साथ बैठे सियासतदानों के साथ। मगर शहजाद साहब ने जो बात कही, सियासी मफादात की खातिर मुल्क को और अपने लोगों को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसी सूरत सियासत नहीं है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।